कहानी वसुदेव कुटुंबकम। सितंबर महीने का अंतिम पक्ष चल रहा था पूरे यूरोप में। इन दिनों का अर्थ है खूब सारी छुट्टियां, मौज मस्ती, मिलना मिलाना, जश्न मनाना, सड़कों पर देर रात तक युवाओं का घूमना झूमना, क्रिसमस, हॉलीडेज और नया साल आने का उत्साह में जैसे पगला जाते हैं यहाँ के लोग। ऐसा ही हाल यहाँ लंदन में भी था। सर्द कपकपाती ठिठुरन भरी शामें जो किसी भी आम भारतीय की नसों में दौड़ रहे रक्त प्रवाह को बर्फ की तरह जमा देने में सक्षम है, पर ये सर्द हवाएं ना जाने क्यों इन उधम मचाते अंधनंगे अंग्रेजों पर बिल्कुल बेअसर है। कौन सी घुट्टी पिलाती हैं इनकी माएँ इन्हें बचपन में। दुल्हरी ऊन के स्वेटर, ऊपर से ओवरकोट, लेदर कैप और दस्तानों के आवरण में डूबका मैं जब कभी देर रात ऑफिस से घर लौटता तो मन में अक्सर ऐसे मंथन चलते रहते। इन फेस्टिवल दिनों में देर रात भी सड़कों पर कुछ चहल पहल दिखाई दे जाती थी, वरना सामान्य दिनों में तो रात के 10-11 बजे जब कोई बस या कार पास से तेजी से गुजरती तो उनकी भाई भाई ही सुनाई देती थी। मेरे कदम तेजी से ब्रोमली साउथ स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। मैं जल्दी से जल्द स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ लेना चाहता था, क्योंकि इस ट्रेन के छूटने का मतलब था अगली ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर कम से कम आधे घंटे बैठना। पिछले कुछ महीनों से इस स्टेशन पर यह आधा घंटा गुजारना कितना भारी हो चला था मेरे लिए, यह सब मेरा दिल ही जानता था। एक अनजाने भय, एक आशंका से मन भयभीत रहता। यही तो वो स्टेशन था जहां कुछ दिनों पहले मेरी ही तरह अकेले बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे मेरे एक एशियन सहकर्मी को कुछ पियक्कड़ अंग्रेज युवाओं ने बुरी तरह पीटा था। वो इतना बुरी तरह घायल हुआ था कि उसे कुछ दिन आईसीयू में रहना पड़ा था। शरीर पर लगे घाव तो धीरे धीरे भर रहे थे, मगर आत्मा पर लगे घाव अभी भी नासूर बने हुए थे। इस घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया था। इस स्टेशन पर जितनी देर मुझे रुकना पड़ता था वो घटना मेरे जेहन पर हावी रहती। यदि 2-4 अंग्रेजों का ग्रुप आसपास आकर रुक जाता तो मैं भयग्रस्त हो जाता था। खैर, यह सही सलामत अपनी ट्रेन पकड़कर मैंने राहत की सांस ली। यकीन नहीं होता, जहां अब राह चलते भी भय लगता है। कुछ महीनों पहले उसी जगह आने के नाम से ही खुशी मारे उछल पड़ा था मैं। कितना उत्साहित हुआ था जब पता चला कि मुझे साल भर के लिए लंदन के ब्रांच ऑफिस में भेजा जा रहा है। कितना कुछ सुना था लंदन के बारे में। आंखों के सामने हिंदी फिल्मों के वो दृश्य तैरने लगे थे जिनमें लंदन को बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया था। थेम्स नदी के किनारे सीना ताने खड़ा विशाल बिग बैन, 2 पार्टों में बंटकर खुलने बंद होने वाला टावर ब्रिज, विशालकाय गोल झूला, मिलेनियम व्हील, ट्रफल स्वायकर, इन सब को साक्षात देखने की कल्पना मात्र से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था। और यहाँ आकर लंदन के बारे में जितना सुना था उससे बढ़कर पाया। मैं इसके सौंदर्य और भव्यता पर मंत्रमुग्ध हो चला था। इतना मंत्रमुग्ध कि दिल के किसी कोने में एक इच्छा जागृत होने लगी थी, यहाँ की नागरिकता लेकर यहीं बस जाने की। इसी इच्छा के चलते मेरी नज़रें वहाँ रोजगार समाचार पत्रों को भी टटोलने लगी थी। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और जब पास आओ तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने लगा। धीरे धीरे यहाँ की एशियन विरोधी हवाएं मुझे छू कर गुजरने लगी। बसों में, ट्रेनों में, क्लब और पबों में और भी अनेक जगहों पर मैंने गोरे लोगों की नज़रों में अपने लिए हीनता का भाव महसूस किया। कई बार तो राह चलते भद्दी फब्बियोता अर्थ बुलिंग का भी निशाना बनना पड़ा। मेरे कुछ एशियन सहकर्मी जो यहाँ पहले से रह रहे थे मुझे सलाह देते कि कभी तुम्हें कोई बुलिंग करे तो चुपचाप आंखें नीचे किए वहाँ से गुजर जाओ, क्योंकि विरोध करने पर बात मारपीट तक भी पहुँच सकती है। इन सब बातों से मेरे आत्मविश्वास डगमगाने लगा और मैं यहाँ रुकने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गया। मैंने जिन नौकरियों के लिए आवेदन दिए थे उनके इंटरव्यू कॉल आने शुरू हो गए थे। वहाँ भी मैंने पाया कि एशियंस को अंग्रेजों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है, और यदि कभी कर्मियों की छटनी का प्रश्न आता है तो भी गाज एशियनों पर ही गिरती है। ऐसे नस्लवाद से रंगे माहौल में रहने का क्या फ़ायदा, जहां अधिक सक्षम होने के बावजूद मुझे इसलिए कम वेतन दिया जाए क्योंकि मेरी चमड़ी भूरी है, जहां मुझे इसलिए देह दृश्य का सामना करना पड़े
क्योंकि मैं एशियन हूँ। इससे तो अपना हिंदुस्तान ही भला। माना वहाँ जीवन की गुणवत्ता यहाँ जैसी नहीं, मगर वहाँ कम से कम मैं राह चलते स्वयं को एक उपेक्षित आउटसाइडर तो नहीं महसूस करता। इतना सुकून ही बहुत है मेरे लिए। वहाँ की नस्लवादी मानसिकता ने लंदन की चकाचौंध का पर्दा भी मेरी आंखों से हटा दिया था और मुझे अपना वतन बेहद याद आने लगा। अतः मैंने अपना असाइनमेंट पूरा होने के बाद वापस हिंदुस्तान लौटने का निश्चय किया। अपनी वापसी को समर्थन बताने और दोस्तों को बचाव देने के लिए कुछ तर्क गढ़े थे मैंने। जैसे जैसे अपनी उच्च शिक्षा का लाभ मैंने अपने ही मुल्क को दूंगा, किसी गैर मुल्क को नहीं। यहीं की खुली संस्कृति में मैं नैतिकता का अभाव है इत्यादि। लंदन में मेरा मित्र सुनील, जो यहाँ लगभग 6-7 साल से रह रहा था, मेरे निर्णय से सहमत नहीं था। उसने मुझे पलायनवादी करार दिया। उसकी नज़रों में मेरे वापस जाने का निर्णय मेरा देश प्रेम नहीं बल्कि मेरी कमजोरी थी, जो मुझे मुसीबतों से जूझने के बजाय वापस भेज रही थी। उसने मुझे समझाया कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन का है। यह युग है जहां पूरा विश्व एक ही मंच पर खड़ा हुआ है। आज का युग वसुदैव कुटुंबकम ही हमारी प्राचीन संस्कृति अवधारणा को साकार कर रहा है, जिसमें एक मुल्क की तरक्की किसी न किसी दूसरे मुल्क की तरक्की पर निर्भर है। अतः तुम कहीं भी रहो, यदि अच्छा काम कर रहे हो तो इसका फायदा तुम्हारी जड़ों तक जरूर पहुंचेगा। रही बात नस्लवाद की, तो इंसानों के बीच ये भेदभाव, ये दुर्भावना किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है। माना तुम्हारे आसपास 2-4 अप्रिय हादसे हुए हैं, मगर स्थिति इतनी भी बुरी नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। एक नए देश में नई संस्कृति के बीच कुछ समय रहकर उसकी अच्छाइयाँ देखो, कुछ नया सीखो, खट्टे मीठे अनुभव बटोरो और फिर वापस जाकर उनसे अपने देश को लाभान्वित करो। सुनील के समझाने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं एक प्रकार की हीनता से ग्रस्त हो गया था, जिससे मुक्त पाने के लिए मेरे सामने वापसी के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने वापसी की टिकट बुक करा ली और भारत में अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदने में व्यस्त हो गया। अपने सबसे प्यारे दोस्त राघव के लिए मैंने लंदन की विश्व प्रसिद्ध इमारत बिग वैन का सुविनर मॉडल खरीदा। मैं उसे पैक ही करा रहा था कि तभी पोस्टमैन एक पत्र डाल कर गया। पत्र भारत से मेरे उसी दोस्त राघव का था। पत्र में लिखा था, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, तेरे लंदन चले जाने के बाद मैं यहाँ भावनात्मक रूप से अकेला पड़ गया हूँ। पिछले कुछ महीनों में 3-4 नौकरियाँ बदल चुका हूँ, मगर कहीं भी संतुष्टि नहीं पाता। हर जगह यही देखता हूँ कि इंसान की योग्यता पर परस्पर संबंध, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गंदी राजनीति ज़्यादा हावी है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौकरी करके देख चुका हूँ, मगर सब जगह एक सा ही हाल है। ऐसा माहौल में मेरा दम घुटने लगा है। सोच रहा हूँ तेरे पास आकर वहाँ कोई अच्छी नौकरी कर लूँ। कम से कम वहाँ तो मुझे मेरी योग्यता के बल पर आंका जाएगा। कंसल्टेंट के द्वारा यूके से कुछ अच्छे ऑफर मिले हैं, मगर कुछ भी फाइनल करने से पहले एक बार तुझसे मशवरा करना चाहता हूँ। इसलिए हो सके तो फ़ोन से या पत्र के द्वारा जल्द से जल्द संपर्क करना। राघव का पत्र पढ़कर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तक भागूं। इस इंसान की इंसान के प्रति नफरत से सुनील ठीक ही कहता था। ऐसी समस्याएं विश्व के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में मौजूद ही है। कहां तक बचोगे इनसे? और फिर मैंने अपने बिखरे आत्मविश्वास को बटोरकर एक निर्णय लिया। मैं वापस जाऊंगा, मगर ऐसे पलायन करके नहीं। मैं इन विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयास करूंगा। नए देश में नई संस्कृति के बीच रहकर कुछ नया सीखूंगा, खट्टे मीठे अनुभव बटोरूंगा और फिर वापस जाकर उन अनुभवों से अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।